कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और फिलहाल तैयारी आज 24 की चल रही है और 24 की तैयारी की इस कदर यहाँ पर राजनीति हो रही है जिसको लेकर तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है बयानों की राजनीति, क्योंकि जनता के मुद्दे तो हमारे देश के जो नेता हैं भूल चुके हैं। केवल धार्मिक मुद्दे याद आते हैं और शायद केवल बयान याद आते हैं। जनता की जो दर्द है, चाहे वो रोटी को हो, चाहे कपड़ा को हो, चाहे मकान को हो, उसको लेकर ना चर्चा होती है ना बातें होती हैं। चुनाव हमेशा चलते रहते हैं और फिलहाल लगता है देश इस समय केवल चुनावी हो गया है। विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, बरसात आने वाली है, बरसात को लेकर कोई तैयारी नहीं। किस तरह हम जल बहाव को रोकेंगे, किस तरह से नालियों की सफाई करेंगे, हाँ फोटो जरूर खिंचवाएंगे। अब परंपरा यही है, फिलहाल राजनीति इस समय चल रही है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, ट्वीट की राजनीति चल रही है, संघर्ष की राजनीति शायद हमारे देश का विपक्ष भूल चुका है और शायद बयानबाजी की राजनीति इस समय चरम पर है। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो बयानों की राजनीति का मुद्दा है और मुद्दा इसलिए मैंने रखा है क्योंकि इस मुद्दे के मायने तमाम कहे जा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर राहुल गांधी के बयानों पर भी है और मुद्दा यहाँ पर मोहन भागवत के बयानों पर भी है। राहुल गांधी पहले कैम्ब्रिज गए थे, वहाँ पर एक कार्यक्रम था और वहाँ पर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें कही थी जिसको लेकर भी सत्ता पक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा था। राहुल गांधी ने कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग का शोषण हो रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, ये कैम्ब्रिज का बयान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। तमाम तरह के बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दिए। उसके बाद फिर बयानों की राजनीति दोबारा शुरू हुई और शुरू ही अमेरिका से। राहुल गांधी अमेरिका के 6 दिन के दौरे पर हैं और वहाँ पर भी उन्होंने सांता क्लारा में और तमाम जगह की बयानों को लेकर भी चर्चा हो रही है। हालांकि बयान की रूपरेखा होती है, उस पर लोग गौर नहीं करते हैं कि बयान किस स्थिति में दिए गए, किस प्रश्न पर दिए गए और किस बात के सापेक्ष दिए गए। पर हाँ, बयान जरूर दिया गया, किसी का नाम आया, वो किस मामले में आया, किसके लिए राहुल गांधी ने कहा, इसकी कोई सुनवाई नहीं करेगा। पर चूंकि मीडिया देखे चाहे जनता देखे और केवल सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हीं चीजों को दिखाया जाता है जिसको लेकर चर्चाएं बढ़ जाती हैं। टीआरपी का खेल है, चाहे मीडिया के लिए हो, चाहे सोशल मीडिया के लिए हो, चाहे आम जनता के लिए हो। और जिस तरह सोशल मीडिया सक्रिय है, तमाम चीजों को बहुत जल्दी लोगों के बीच पहुंचा देती है और लोग समझ जाते हैं कि मुद्दे क्या है। खैर, राहुल गांधी सांता क्लारा में गए थे और जिन्होंने बयान दिए, बयान उन्होंने मुस्लिम लीग पर भी दिया, बयान उन्होंने अन्य बातों पर भी दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि धर्मगुरु सिखों के गुरु नानक देव भी थाईलैंड गए थे। तो वहीं अगर मोहन भागवत के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि इस्लाम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हमारे देश में है, और जगह तो दिक्कतें रहीं, वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग रहे उनसे हार कर चले गए, पर आज भारत में इस्लाम सुरक्षित है और यहाँ पर सभी को एकता के साथ रहना चाहिए और दूसरों को दिखाना चाहिए कि हम एक हैं। खैर, संघ प्रमुख के बयान तमाम तरह की चर्चा करते रहते हैं, बने भी रहते हैं, पर इस समय के जो बयान है वो बड़े महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ पर जो घमासान है वो फिलहाल 24 को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। चर्चा में से महत्वपूर्ण हमारे साथ मैं रूबरू करा दूं। नेता भाजपा से सफर भाई अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से अनूप संडा जी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से आरिफ महमूद अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता प्रदीप तिवारी अपनी बात रखेंगे और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ दिलीप यशवर्धन भाई अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा प्रदीप तिवारी से। प्रदीप भाई, बयान दिए हैं, कैम्ब्रिज में बयान दिए और फिर अब अमेरिका में बयान दे रहे हैं। बयान किस सवाल के सापेक्ष है उसकी यहाँ पर सुनवाई तो नहीं होती है, पर बयान चूंकि अब चर्चा में आ जाते हैं तो बताया जाता है कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष है और जिस तरह से यहाँ पर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है उसको लेकर ही बात कही जाती है। अल्पसंख्यक का शोषण हो रहा है, जो 1980 में दलितों का होता था वो मुस्लिम वर्ग का हो रहा है, और ऐसे बयानों से राजनीति फिर गर्म हो गई है। बीजेपी और
अन्य पार्टियां हमलावर हो गई। यहाँ तक कि सुखबीर सिंह बादल, पंजाब की पार्टी की श्रोमणी अकाली दल, उन्होंने ये तक कह दिया कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि किसके लिए बयान दे रहे हैं। गुरु नानक देव पर बयान कि थाईलैंड गए थे। पृथ्वी बयानों की जरूरत क्या है? जनता के मुद्दे भूल इन तरह के बयानों पर लेके क्या करने वाले हैं? क्या ये अलग तरह की रणनीति है या एजेंडा बन चुका है कि हमको इस तरह बयान देकर अपने आप को चर्चा में बनाए रखना है? प्रदीप तिवारी। देखिए, राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए हुए हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो या जी वर्तमान में अभी जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों मुस्लिम लीग को जी सेकुलर कह दिया, जी तो देखना पड़ेगा। उन्होंने मुस्लिम लीग को सेकुलर कहा। किस मुस्लिम लीग की बात करी उन्होंने? अच्छा उन्होंने उस मुस्लिम लीग की बात करी जिसका अटल जी बखान करते थे। अच्छा उन्होंने उस मुस्लिम लीग की बात करी जिस पार्टी के मंत्री के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे। अच्छा तो ये देखने वाली चीज़ है कि कौन क्या कह रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है। दूसरा, आपने सवाल उठाया कि राहुल गांधी जी ने कह दिया कि जो गुरु नानक देव जी थे वो मक्का गए, पाकिस्तान गए, श्रीलंका गए, थाईलैंड गए। तो उसके पीछे की देखिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बड़ी ख़राब चीज़ होती है। अच्छा वो क्या करती है इस मामले में, भारतीय जनता पार्टी के तो लोग बहुत ही ज़्यादा उस्ताद हैं कह दीजिए। अच्छा, आप लोग नहीं है क्या? कटिंग पिटिंग कर करके इधर से उधर जोड़ करके क्या कहना है क्या नहीं कहना है, बस उसको किसी तरीके से फैलाने का काम किया जाता है। कैसे उन्माद फैल जाए, इस मामले में बहुत माहिर हैं। अच्छा वहाँ जो राहुल गांधी जी कोई बयान नहीं दे रहे थे गुरु नानक देव जी पर, ना उनका कोई पहले से ये एजेंडा फिक्स था कि मुझे गुरु नानक देव जी के ऊपर कोई बयान देना है। अच्छा उन्होंने एक जनसाधारण सी बात कही, वो बात दे कह वहाँ पे अपना भाषण दे रहे थे। भाषण के दौरान एक सवाल आता है, एक क्वेश्चन आता है कि आपने भारत जोड़ने के लिए 3,000 किलोमीटर की यात्रा कर दी, अच्छा इतना ज्यादा आप पैदल चले। तो उन्होंने कहा मैं क्या पैदल चला हूं? अच्छा मैंने तो कुछ भी पैदल नहीं चला। हमारे जो पूर्व के लोग रहे उसमें गुरु नानक देव जी, उन्होंने जैसा कि उन्होंने कहा कि वो भी मैंने कहीं कहीं पढ़ा है। जैसा अच्छा उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा है कि गुरु नानक देव जी लोगों को जोड़ने के लिए इस भारत देश में ही नहीं, भारत देश के इतर, वो चाहे श्रीलंका हो जी, पाकिस्तान हो, मक्का मदीना हो आपका, और कई देशों की, तिब्बत, कई देशों में वो उन्होंने भ्रमण किया और गुरु नानक देव जी पैदल ही चलते थे। अच्छा तो उसके सामने तो मैं तो कुछ भी नहीं चला। अच्छा तो अब उसमें से पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के जी लोगों के पेट में, या जो सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पेट में दर्द होने लगा। जी उनको ये नहीं भा रहा है जी कि भारत देश जुड़ना चाहिए। अच्छा वो परेशान है जिस तरीके से राहुल भाई, गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी। मैं आपको ये बात दुरुस्त करना चाहूंगा, जो आपने मुस्लिम लीग की बात कही, तो जब वाशिंगटन डीसी में उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जो पार्टी है उसकी कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की जो सहयोगी पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, उनसे उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका कर्नाटक में इसके साथ गठबंधन है। तो उन्होंने कहा था ये मुस्लिम लीग पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उन्होंने इंडियन यूनियन जो मुस्लिम लीग जिसका आपका गठबंधन है यूडीएफ के साथ, कर्नाटक में आपकी सरकार है, उसके लिए बात, कर्नाटक की बात नहीं कर रहा, केरल की बात है। हो सकता केरल की, हाँ केरल की बात हो जी, केरल की बात जी है केरल की जी जी हाँ। तो देखिए मैं वही बता रहा हूँ ना। आप अटल बिहारी वाजपेयी वाली बात कर रहे थे नहीं, अटल मैंने बात करी ना, उस अटल बिहारी, तो जो बात करी राहुल गांधी जी ने, वो राहुल गांधी जी कह रहे थे यही कि मुस्लिम लीग जो है जी वो धर्मनिरपेक्ष है जी, पार्टी है। जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कौन सा सेकुलरिज्म चलाया जा रहा है? अच्छा जी। और देखिए लोगों को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छा। जो रिजल्ट आए उनकी यात्रा के बाद, जो भारत देश में लोग जुड़ना चालू हुए, आपस में सौहार्द बढ़ रहा है लोगों के बीच में, अच्छा। वो हजम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इसलिए मोहब्बत की दुकान खोलने वहां गए हैं। देखिए मोहब्बत की दुकान तो खुल गई। अच्छा, मोहब्बत की दुकान तो वो आप जब देखेंगे तो कर्नाटक का रिजल्ट आपको बता देता है अच्छा
कि किस तरीके से लोगों ने षड्यंत्र किया, और किस उत्तर तरीके प्रदेश का से रिजल्ट? बयान दिए गए। और यूपी का निकाय का परिणाम वो भी बता दीजिए। नहीं, यूपी निकाय का परिणाम, यूपी निकाय वही के भारत का हिस्सा है भाई। नहीं, यूपी निकाय के परिणाम देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा। क्या पिछली बार से भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, क्या 50 इस प्रदेश उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो क्या नगर निकाय का जो चुनाव हुआ अभी, उसमें 50% से ज्यादा जनसंख्या ने इनको नकार दिया। अच्छा, आप देखेंगे नगर पालिका का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें जाएंगे आप देख करके। अरे बीजेपी का अपना रिजल्ट भी देखिए, आप कहाँ थे? नहीं, आप तो एक रैली भी नहीं किए बड़ी। नहीं, हम पूरा बाकोवर दे रही है बीजेपी नहीं, को। नहीं, बड़ी रैली नहीं। हमारे यहाँ पे प्रांतीय, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हों अच्छा। उत्तर प्रदेश में, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हों। अच्छा, हमने तो निकाय चुनाव हल्का ले लिया आपने? नहीं, हल्का नहीं लिया, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे थे। और ये हम जरूर मानेंगे ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रपंच हैं, प्रलोभन हैं, अच्छा, उनको उजागर करने में पूरी जी। तरीके से कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी सफल नहीं हो पाई है। अच्छा। उसके लिए हम सड़कों पे हैं अच्छा। और लगातार लोगों आखिर बार के बीच सड़कों में पे जा कब रहे आए थे प्रदीप भाई? आखिर बार सड़कों पे कब आए थे? अभी आए थे 69,000 भर्ती को लेकर के। 69,000 भर्ती में जो ओबीसी का घोटाला हुआ, वो लोग इको गार्डन में बैठे हुए थे। उनकी मांगों को लेकर के हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और हमारे शहर अध्यक्ष, अच्छा, दोनों लोग उनसे मिलने गए। उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। अच्छा, मगर ये वो लोग मिलने गए थे। पर आखिरी बार मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी की जब सदस्यता रद्द हुई थी तो कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह अभियान चलाया गया था, उसके लिए आप सड़कों पर आए थे? नहीं, नहीं, देखिए, मिलने के लिए गए। और देखिए, हम लोग मिलने के लिए गए। मिलने को संघर्ष मानते हैं क्या? बिल्कुल। देखिए, अगर हम पार्टी के लोग जा रहे हैं, मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी बातों को रख चलिए, रहे ठीक है। हैं। आज अगर आज मैं आपके चैनल पे बैठ करके अगर किसी बात को, किसी मुद्दे को रख रहा हूं कि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इन सारी चीजों को अगर रख रहा हूं, तो ये भी एक माध्यम है। अच्छा। जनता की अगर आप नहीं मानते हैं तो ये अलग चीज है। नहीं, मैं मानता हूं प्रदीप भाई, पर अपनी जगह मुझे भी एक सशक्त माध्यम है आज के दौर में। आज के दौर में तो मीडिया भाई दिखाते जो आप करते हैं प्रदीप भाई, आपको याद होगा जब सत्ता पक्ष में थे तो महंगाई के मुद्दों पर विपक्ष की नेता स्मृति ईरानी सिलेंडर और आलू की माला पहन के बैठ जाती थी। आपका कोई नेता बैठा है क्या? आज आपको पूछना चाहिए स्मृति ईरानी जी से। अरे कहाँ मैं गए तो हैं? पूछता हूँ। 400 वाला अरे आप भी बैठ जाइए कभी आकर। के ऊपर हो गया है। हाँ। आज स्मृति ईरानी जी कहाँ गए हैं? अच्छा। मीडिया तो सवाल करने से कतराती है। ये कौन सी बात है भाई? सवाल करने से कतराती है। अरे आप रोड पर आइए, मैं दिखाने तैयार हूँ। आज प्रधानमंत्री जी से मीडिया को पूछना चाहिए। अच्छा। क्यों एक बाहुबली बाहर घूम रहा है, उसके अच्छा। ऊपर पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हो गए, उसके बाद अच्छा। वो बाहर घूम रहा है। हाँ। प्रधानमंत्री जी इसको अपने घर तो की एक बेटी सत्याग्रह बताते आंदोलन थे। कर दीजिए, प्रधानमंत्री जी तो तक निवारण हो जाए। देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री जिसको अपनी घर की बेटी बताते एक सत्याग्रह कर दीजिए वेशभूषा सर्जन के लिए। हमारे साथ में प्रधानमंत्री जी को 2021 में बता दिया गया कि इस तरीके की घटना घट गई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी, चलिए ठीक है, उम्मीद करूंगा आएंगे आप लोग। उस पर कोई ठीक जवाब है नहीं प्रधानमंत्री प्रदीप भाई आएंगे, उम्मीद करेंगे आएंगे। कार्रवाई हो रही है। चलिए एक सत्याग्रह की उम्मीद करूंगा वेशभूषा सर्जन सिंह के लिए। ठीक है सवाल भाई आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं और जब बात अच्छी होती है तो उसका आपके पास बुलावा करते हैं। आपने नफरत की दुकान खोले है, वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दर्द क्या है, समस्या क्या है आपको? अगर वो जा रहे हैं और मोहब्बत की दुकान को संबोधित कर रहे हैं, वहाँ भी भारतीय हैं, वहाँ भी प्रवासी भारतीय वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी भारतीय मूल के लोग रहते हैं, अगर वहाँ संबोधित कर रहे हैं तो दर्द क्या है? देखिए गौरव भाई, सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ना दर्द है और ना कभी दर्द होगा। राहुल जी ने जो बयान दिया जी और जो अपने भाषण में उन्होंने जी गुरु नानक देव जी का नाम लिया और बताया कि मैं वो जो है श्रीलंका और सारे मुल्कों में थाईलैंड गए थे, थाईलैंड भी गए, ठीक है ना। तो ये जो उन्होंने बताया ये अच्छी बात है, बताना चाहिए। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि गुरु नानक जी जो इन्होंने गुरु नानक जी ने जो यात्राएं की जी, वो जो सिख धर्म है उसके प्रचार के लिए गए होंगे। अच्छा, सत्ता की लालच में नहीं गए होंगे। अच्छा अच्छा, ना सत्ता के लिए उन्होंने पदयात्रा अच्छा की इनकी लालच सत्ता के लिए गए थे? ये सत्ता पाने के लिए। अच्छा। और जो ये बता रहे हैं देश को जोड़ने और तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इनकी यात्रा का नाम गलत लिखा है। जो कहा सत्ता पाने की यात्रा करना चाहिए। देखिए, ये जो इन्होंने 3,000 लगभग 3,000 की जो बता रहे हैं कि यात्रा की, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी यात्रा इसलिए थी कि हम देश की सत्ता में कैसे वापस आए, जो संभव नहीं है। अच्छा, आप यात्रा नहीं करते क्या? आप तो सम्मेलन कराते हैं, रैलियां कराते हैं, जनसभाएं कराते हैं। हमारी जो आपकी यात्राएं नहीं होती क्या? हमारी जो यात्राएं हुई वो राम मंदिर आंदोलन को लेकर हुई। अच्छा। जो हमने अयोध्या में आप देख रहे हैं राम मंदिर बन रहा है। अच्छा। इसके लिए हमने यात्राएं निकाली, हमारे आदरणीय अडवाणी जी ने भी यात्रा निकाली। और दूसरी चीज जो ये मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहे हैं, इनको ये जानना चाहिए कि अडवाणी जी जब पाकिस्तान गए थे
और उन्होंने कहा अरे वो आज की मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं भाई। देखिए आज की जो मुस्लिम लीग है वो वही इंडियन यूनियन मुस्लिम मुस्लिम लीग है लीग, केरल की पार्टी है। भारत के बंटवारे में सबसे अहम भूमिका निभाई और वही जिन्ना है जिन्होंने जो इसके अध्यक्ष थे उन्होंने इस भारत को तोड़ने का काम किया। जब हमारे अडवाणी जी पाकिस्तान गए और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिन्ना सेकुलर थे, आने के बाद उनको अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी है। जो इस देश का दुश्मन है उसको दुश्मन समझना चाहिए। ये अगर मुस्लिम लीग की तारीफ कर रहे हैं तो इनकी मानसिकता को समझना चाहिए बिरयानी कि खाने मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग जो है वो एक कट्टर मुस्लिम है और कट्टर मुस्लिम जो होता है वही आतंकवादी होता है। ये आतंकवादी मानसिकता। अरे कौन सी बात हुई, कट्टर मुस्लिम आतंकवादी होता है, ये कौन सी बात हुई? कट्टरता मैं जानता हूं, कट्टरता कौन सी कट्टरता की बात कर रहे हैं? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। सभा भाई कट्टरता कौन सी कट्टर नहीं, मुझसे कौन सी कट्टरता की बात कर रहे हैं? मुझसे बेहतर मैं नहीं बोलता हूँ, आप इस्लाम बेहतर जानते हैं, ये कौन सी कट्टरता की बात कर रहे हैं? मैंने जो कहा उसको आप ध्यान से सुनिए। जो कट्टरता है, कट्टर मुस्लिम, अच्छा, वही आतंकवादी होता है। अच्छा, जो कट्टरता फैलाता है कि नहीं, और वही सुनिए और मैं बताऊंगा जो आपका ताज कॉरिडोर, सॉरी, जो आपका काशी का जो मस्जिद है, जो मथुरा की मस्जिद है, और जो आपकी ज्ञानवापी मस्जिद, और जो आपके अयोध्या में जहां पर राम मंदिर बन रहा है, यहाँ पर कोई भी मौलाना ये कट्टरता है कि जबरदस्ती कब्जा किए हुए हैं और हमारी शरीयत कहती है धर्म मामला कोर्ट में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नमाज जो पढ़ते हैं उनकी नमाजें नहीं होती हैं। ये कोई भी मौलाना इसको दमदारी से मामला कोर्ट में है। आप कोर्ट भी खेल लेंगे क्या? देखिए कोर्ट में क्या, कोर्ट तथ्यों के आधार पे अभी वो फैसला हो जाएगा। कोर्ट ने दे तो दिया, कोर्ट ने फैसला दे दिया ना कि ताज कॉरिडोर जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है उसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया, अब उसकी जांच होगी। उसको देखिए, और जहां पर मुगल आक्रमणकारी थे उन्होंने इन सब मंदिरों को तोड़ करके, क्या मथुरा की मस्जिद में औरंगजेब ने नहीं तोड़ा? जब मथुरा की मस्जिद को औरंगजेब के द्वारा मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई, वहां पर नमाज हो ही नहीं सकती, ये हमारी शरीयत कहती है। ये मौलाना चुप्पी साधे मुंह बंद करके बैठे हैं, ये ज़कात माफिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब इस देश में कोई भी मुस्लिम के द्वारा लड़की के साथ बलात्कार होता है तो इनका बयान क्यों नहीं आता है? इन मौलानाओं का बयान आता है कि जब चुनाव होता है तब ये बयान देते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए उसको आपको वोट करना है, लेकिन भाजपा की सरकार में योजनाओं लेने से पीछे नहीं हटते हैं। ये बड़े शर्म की बात। क्यों हटेगा भाई? देश के नागरिक को दिक्कत है क्या? देखिए, देश का नागरिक इन मौलानाओं को फतवा भी देना चाहिए। हम योजनाओं का सबका साथ सबका विकास की बात करके हम पक्षपात की बात नहीं करते हैं। फिर कैसे बोल दिया आपने? बिल्कुल बोले, मैं मौलानाओं के ऊपर कह रहा हूँ ना। ये मौलाना जो फतवा देते थे कि जो भाजपा को हराए उसको वोट दो, तो ये मौलानाओं को फतवा भी देना चाहिए कि अब भाजपा की सरकार है, इसकी योजनाओं का लाभ ना लिए। क्यों नहीं फतवा जारी करते हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी पक्षपात नहीं करती है, कहती है कि मुसलमान इस देश का अभिन्न अंग है और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। जो भी योजनाएं होती हैं हम बराबर का हक देते हैं। इसीलिए हमारा जो संपर्क अभियान चल रहा है, हम एक एक दरवाजे पर जाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि आपको योजनाओं का लाभ मिला। इनको इसके लिए इनके पेट में दर्द हो रहा है कि ये महासंपर्क अभियान जो भाजपा चलाने जा रही है, इसके लिए इनके विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए ये इस तरह के उलूल जुलूल बयान देते हैं ताकि हम किसी ना किसी तरह अपने वजूद को कायम रखें, टीवी और सोशल मीडिया पर बने रहें, क्योंकि जनता नकार चुकी है। सिर्फ एक सहारा बचा है, हिमाचल में आ गए जनता नकार चुकी है, सिर्फ सोशल, कर्नाटक में आ गए जनता नकार चुकी है। कैसा आपको 24 से पता चल जाएगा, ठीक है। प्रवक्ता सभा अनुज पंडा जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं इस पूरे बयानबाजी को? क्योंकि इस फिलहाल मुद्दों पर बयानबाजी तो होती नहीं है, केवल यहाँ पर बयानबाजी हो रही है राजनीति को लेकर, केवल रणनीति को लेकर। जनता के मुद्दे भूल, नेता केवल बयानबाजी में मशगूल। आपकी क्या राय है? जी, आवाज नहीं आ रही अनूप जी की। जी, ये इस पर चर्चा में ही अनर्गल बयानबाजियां शुरू हो गई। मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं जी। बड़ा गंभीर और बड़ा सार्थक विषय आपने रखा था चर्चा का। जी जी। और राहुल गांधी जी के बयान की बात हुई जी। हमारे भाजपा के मित्र बोल रहे थे, मैं एक तथ्यात्मक गलती उनकी इशारा करते हूँ, शायद उनको समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रचार के लिए गए थे। जी बिल्कुल। मैं बहुत विनम्रता से उनको याद दिलाना चाहता हूँ जी कि सिख धर्म का ये स्वरूप तब आया और सिख धर्म ही तब बना जी जब गुरु गोविंद सिंह जी अंतिम 10वें गुरु हुए। उसके पहले सिख धर्म का सिख धर्म नाम का कोई शब्द ही नहीं चलन में। बिल्कुल था। गुरु नानक देव जी इसी सनातन परंपरा के ही एक संत थे जी, जिनके 10वें अनुयायी गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म का प्रादुर्भाव किया जी। अगर मेरी तथ्यात्मक गलती हो तो कोई भी विद्वान, नहीं आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं जी। अभी बात आई कि राहुल गांधी जी ने थाईलैंड पहुंचा दिया जी।
हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो मगहर में गुरु नानक देव जी का और संत कबीर का शास्त्रार्थ करा चुके हैं। जी देश के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग जी जब वक्ती फायदे के लिए जी कोई ऐसे बयान देंगे जिससे जनता की भावनाओं से खेला जा सके, जी तो देश की राजनीति उसी दिशा में जाएगी जिस दिशा में उसको नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं आपको ये कहना चाहता हूं जी कि हमारे शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया, बिल्कुल कहा गया सर। यानी शब्द का महत्व है और शब्द ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को आकार देते हैं और आपके विचार को आकार देते हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया का ये चलन बढ़ा है और लगातार प्रचार पाने की अभिलाषा हमारे उच्चतम पदों पर बैठे नेताओं से लेकर के और समाज के एक सामान्य व्यक्ति तक में बढ़ रही है, तो हम तमाम ऐसी हरकतें करते हैं, जी ऐसे बयान देते हैं कि जिससे प्रचार तो वक्ती तौर पे मिल जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया तो ऐसा है कि आधी बात मैंने बोली और उसमें कोई ब्रेकिंग मिल गई तो पता चला उतना बयान चल गया, उसके आगे का उसके पहले का चला ही नहीं। सही बात कही आपने भी इसको उद्धृत किया था शुरुआत में। जी तो आज स्थिति ये है जी कि इसी देश में हम समाजवादी लोग वैचारिक और नीतिगत तौर पे जवाहरलाल नेहरू जी के बहुत बड़े विरोधी रहे, लीजिए। लेकिन इसी देश के एक राजनेता जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी जैसी किताबें लिखी। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे जी जिन्होंने व्हील ऑफ हिस्ट्री और अर्थशास्त्र मार्क्स के आगे जैसी पुस्तकें लिखी, जी जिसमें मार्क्स के सरप्लस वैल्यू के सिद्धांत की नए तरीके से उन्होंने व्याख्या की। बिल्कुल। और आज एक ये स्थिति है कि हमारे देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जो बयान देते हैं उसमें इतनी छोटी और बारीक गलतियां होती हैं जिनको हाई स्कूल और प्राइमरी में पढ़ने वाला छात्र भी पकड़ सकता। जी यही प्रधानमंत्री जी थे जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी के समय में कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, जी नोटबंदी से जी काले धन को रोक लगा देंगे। जी अभी एक रिपोर्ट मैंने गौरव जी पढ़ी जी जिसमें आया कि स्विस बैंकों में 2014 से लेकर के 2022 के बीच में जी जितना काला धन बढ़ा है उतना आज तक कभी काला धन नहीं रहा जितना 2022 में भारत का काला धन स्विस बैंकों में जमा हुआ। दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं काले धन पे चोट कर रहा हूँ, आतंकवाद पे चोट कर रहा हूँ। पूरा देश बोलने लगा कि आतंकवाद पे चोट हो गई जी और काले धन पे चोट हो गई। अच्छा। 2000 के नोटों में लोग चिप ढूंढने लगे, कहने लगे कि 200 मीटर गड्ढे से वो नोट सिग्नल दे देगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। देश के लाखों एटीएम के साइज बदलवा दिए गए 2000 के नोट बदलवाने के लिए जी। और 6 साल बाद एक दिन रिजर्व बैंक को कहा कि लगा कि देश में काला धन निकालने के लिए 2000 के नोट को बंद करना बड़ा आवश्यक हो गया है जी। और आज देश 2000 के नोट बंद करने में इससे काले धन के ऊपर चोट हो रही है जी। तो इस देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे लोग जी शब्दों और बयानों की गंभीरता से अपने को हटा रहे हैं और यही वजह है कि देश की राजनीति लगातार मुद्दों से हट करके भावनाओं के ऊपर जा रही है। बहुत बढ़िया बात कही आपने सर, बहुत अच्छी बात कही। आप गौरव भाई जानते हैं कि मैं भी नास्तिक हूँ जी। पूजा भी करता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक सवाल बताए जी कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भूखे भजन न होए गोपाला, सच्चाई है। ले लो अपन कंठी माला। बिल्कुल। इस देश में बेकारी के ऊपर कोई बात नहीं होती, कोई नहीं होती है। इस देश में बेरोजगारी पे महंगाई पे कोई बात नहीं होती जी। इस देश में इस पर भी बात नहीं होती कि देश में जब जनसंख्या वृद्धि जैसे संवेदनात्मक सवाल उठते जी उनका भी सांप्रदायिकीकरण किया जाता। बिल्कुल किया जाता है। अर्थशास्त्र का बड़ा मूल सिद्धांत है और समाजशास्त्र का जी कि समाज के जिन वर्गों के पास आमदनी न्यूनतम होगी जी
उनमें जनसंख्या की वृद्धि दर हमेशा सामान्य समाज से, आर्थिक तौर पे संपन्न समाज से ज्यादा होगी। बिल्कुल होगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं तो उसका इतना सामान्यीकरण कर देते हैं। अभी हमारे मित्र भाजपा के जी बहुत आक्रोशित थे, कह रहे थे मौलाना लोग फतवा नहीं जारी करते बलात्कारियों को और हाँ। लड़कियों को तंग करने वालों को। जी भाजपा के एक सांसद जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं गंभीर। जी देश के प्रधानमंत्री, खेल मंत्री, मुख्यमंत्री, जी जो बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हैं, जी कहाँ है बुलडोजर? लीजिए। किस गैराज में खड़ा हुआ? और एक मजेदार बात सुनिए, आज मैंने अखबार में पढ़ी। जी प्रदेश के 18 शहर सेफ सिटी बनाए जाएंगे, जी सुरक्षित शहर बनाए जाएंगे। अच्छा तो 18 शहरों के अलावा पूरे प्रदेश को असुरक्षित छोड़ना है क्या? ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। जी प्रदेश का जो शासक है, प्रदेश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है, जी उनको तो ये कहना चाहिए कि गांव के, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतिम गांव से लेकर के, बहुत बढ़िया बात कही आप। और प्रदेश की राजधानी तक को सुरक्षित किया सब जाए। सुरक्षित होना चाहिए। देश अपना है, प्रदेश अपना है। आप कह रहे हैं साहब बसों में सीसीटीवी, क्या मजाक है? जी अभी और एक चीज आपको बताऊं जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जी अभी कल तमाम रिपोर्ट्स थी कि गाजियाबाद में जी कुछ दिनों पहले कुछ चैनलों पे डिबेट हुई थी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली पर। जी तो मैंने एक चैनल पे ये बात कह दी थी जी कि पुलिस अपने आप में सशस्त्र और संगठित बल है। अगर इसके हाथ में न्यायिक अधिकार दिए जाएंगे जी तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। बिल्कुल। अभी गाजियाबाद से कल एक रिपोर्ट आई है कि सैकड़ों लोग गाजियाबाद की जेलों में बंद हैं 107-16 के अपराध में, लीजिए। यानी शांति भंग के अपराध में, जी जिनको पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के वजह से जमानत तक नहीं मिली, उनको मुचलके पे जो छूटना चाहिए था नहीं छूट पाए, जी और अब न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप की तैयारी करनी पड़ रही। लीजिए, बड़ा सवाल आ गया। इस देश में हम आप उम्मीद करें कि मुद्दों पे बात करेंगे लोग। ठीक। और मैं तो साफ तौर पे कहना चाहता हूं गौरव जी कि इस देश की राजनीति को जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मूल मुद्दों से भटका करके भावनात्मक ठीक मुद्दों पे ले जाने का काम किया है, ठीक सांप्रदायिक जहर खुरानी करने का काम किया, संघ परिवार, अभी आपने मोहन भागवत जी के बयान का जिक्र किया। जी यही भागवत जी थे, कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई है। जी, वो बयान आते रहते हैं उनके। तब हमारे भाजपा के मित्रों को गुस्सा नहीं आया था। जी ठीक है अरुण जी। ये संघ परिवार का दोहरी वाणी, ठीक, वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और, ठीक है अरुण ये जी। इनका चरित्र रहा है। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है, और यही वजह है कि देश की राजनीति मूल मुद्दों से हट करके लगातार जहरीली और नफरती होती जा रही है। ठीक है ठीक है। प्रवक्ता रालोद, अरे महमूद, आपको मेरी आवाज आ रही है? अरे भाई आरिफ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सर आरिफ भाई को मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आरिफ महमूद को जोड़ा जाए। ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी। अरे भाई, कैसे देखते हैं बयानबाजी को और बयानों की राजनीति को? क्यों, हमें तो जरूरत नहीं लगती कि बयानों की राजनीति होनी चाहिए, थोड़ी मुद्दों की राजनीति हो जाए तो बेहतर होगा। यहाँ मुद्दे बहुत सारे हैं, रोटी कपड़ा और मकान भी है, तो विकास के मुद्दे भी हैं। अभी पानी, बरसात आने वाली है, देख लीजिएगा उत्तर भारत की स्थिति क्या होने वाली है। जल संचयन होता नहीं है, रूपरेखा बनती नहीं है, और पानी बह बह कर चला जाता है। मैं तो जनरल बात बोल रहा हूँ, पर यहाँ पर चूंकि बयानों की राजनीति हावी हो, फिलहाल बयान यहाँ पर राहुल गांधी के और मोहन भागवत के बयानों पर यहाँ पर चर्चाएं हो रही हैं। कैसे देखते हैं बयानों की राजनीति को? क्योंकि यहाँ पर जनता के मुद्दे की बात करना हमारे राजनेता फिलहाल भूल गए। आरिफ महमूद, आपकी क्या राय है? वीर भारतीय जनता पार्टी अच्छा ये विपक्ष पर उंगली उठाते हैं। अच्छा। इन्हें तो अपने उसमें ये देखना चाहिए कि मोदी जी भी विदेशों में जा करके इन्होंने भारत की कितनी भद्द कराई थी, क्या क्या बोल करके कराया। जी क्या वो बयानवीर नहीं था? जी क्या इस तरीके से भारत को विदेशों में दर्शाना चाहिए था? जी ये उन्होंने किया तो सब कुछ ठीक है। अगर कहीं कोई दूसरा
व्यक्ति जा करके बोल दे, दूसरी पार्टी का या विपक्ष का कोई नेता बोल दे, जी। तो साहब पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। जी। राहुल गांधी ने कौन सी बुरी बात कह दी? मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, जी मगर जो सत्य है वो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी। आप ये बताइए, इनके पास तो नेताओं को तो छोड़ दीजिए, जी ये विदेश मंत्री भी, इनके जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके भी बयान आप सुन लीजिए। उन्होंने भी ये कहा था कि यूक्रेन और रशिया की जंग को रुकवा दिया मोदी जी ने फोन करके वहां से लोगों को लाने के लिए। जी अब बताइए ये सब बयान वीर है या नहीं है? जी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे कह रहे थे जी कि मुसलमान जब किसी मुस्लिम औरतों के साथ रेप होता है, कुछ होता है, तो वो नहीं बोलते हैं। जी मैं इनसे कह रहा हूँ, चलिए मुसलमान नहीं बोलता है, जी। आज बेचारी इतनी लड़कियां रेफर बैठी हुई हैं, जी। इनके मामले में इनके साथ कितना मामला हुआ है ब्रजभूषण सिंह जी को लेकर के, जी। इसमें थोड़ा सा मोदी जी और अमित शाह जी से बुलवा देंगे। जी ये तो कहते हैं कि पूरा देश है, मोहन भागवत जी कहते हैं हमारे देश में मुसलमान बहुत सुरक्षित है, अच्छा तो ये तो इनको बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए कि हमारे देश में। अच्छा। तो भाई तुम्हारा देश क्या, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सबका देश है, अच्छा। हम अपने देश में सुरक्षित हैं। मोहन भागवत जी भी इस देश में सुरक्षित हैं। जी ये किसी एक व्यक्ति को लेकर के, किसी एक धर्म को लेकर के नहीं कहते, हमारे देश में सुरक्षित हैं। अरे अच्छा। भाई कहाँ से तुम लेकर के देश आए थे? जी। तुम तो उस वक्त जब अंग्रेजों से जंग हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, उस वक्त भी तो तुम नहीं थे यहाँ पर। अच्छा। तो उस लड़ाई में आप शामिल थे कहीं पर। अच्छा। और कह रहे हो हमारे देश में, हमारे देश में, तो इस तरीके की बातें नहीं करना चाहिए। अच्छा। बात बस वही करनी चाहिए जो देश के हर व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, सारे लोगों के लिए होनी चाहिए। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको मुद्दों से कोई मतलब नहीं दोनों। अच्छा किसी भी तरीके की मुद्दों, कोई भी मुद्दा हो, चाहे महंगाई का हो, जी चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जी चाहे नौजवानों का मामला हो, जी चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे जी। महंगाई का मामला हो, जी आज आप देखिए महंगाई इतनी चरम सीमा पर, उस पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। अच्छा। इनको तो बस आप चाहिए तैयार है कि नहीं है? हिंदू मुसलमान कर। आप लड़ने तैयार है कि नहीं जी? है? आप लड़ने के लिए तैयार है कि नहीं अरे है? साहब किससे लड़ने के लिए तैयार? अरे अरे सत्ता पद से लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? हेलो किससे लड़ेंगे? सत्ता पद से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? विपक्ष में है आप। हेलो जी हेलो। अरे भाई, संपर्क आ रहा है आपको मेरा? अरे भाई, आपने कहा कि इस मुद्दे पे बात करने कोई तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूं विपक्ष लड़ने तैयार है सत्ता पद से, नींद खोलने के तैयार है? सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है अच्छा जो विपक्ष के सामने टिक सके। अच्छा जी हाँ, ये मैं आपसे पहले से भी कहता आया जी। हूँ। अगर कर्नाटक का मामला आ जाता है कि कर्नाटक में एक करारी हार इनकी हुई है, अच्छा तो आप ये समझ लीजिए कि कर्नाटक में मोदी जी ने यात्राएं किया, अच्छा और मोदी जी ने कई कई रैलियां किया, अमित शाह जी ने किया, इनकी जी। पूरी कैबिनेट वहां पे लगी रही। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी के 73 जी 73 इनके विधायकों की जमानत जब्त हुई है वहां पर। लीजिए। और ये कहते हैं कि साहब हम उत्तर प्रदेश जीत गए। अच्छा अभी आप भी कह रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश भी तो भारत का एक अंग है, उत्तर प्रदेश जीत गए। अरे आप तो कितना फिर जीते? आप कितना नाराज क्यों हो आम गए? आदमी पार्टी दिल्ली भी तो जीत गई थी। अच्छा आम आदमी पार्टी नगर निगम में दिल्ली में भी तो जीती हुई थी वहां पर। तो आप उत्तर प्रदेश का कंपैरिजन आप दिल्ली से, नगर निगम से क्यों नहीं कराते हैं? करते हैं आप। अच्छा आप कर्नाटक से नहीं होना चाहिए। कर्नाटक की अपनी एक असेंबली है, कर्नाटक अपना एक राज्य है। अरे भाई, और सुन हमारे लीजिए। कंपैरिजन आप देख रहे हैं, कंपैरिजन आप जी। थोड़ा सा खतौली का, स्वार का भी कर लीजिए। खतौली में जयंत चौधरी ने घर घर जाके वोट मांगे थे, खतौली मदन भैया जिता लिए थे, थोड़ा स्वार भी चले जाते, नहीं, क्यों नहीं गए? वोट मांगने चले जाते। नहीं, ये बताइए क्यों नहीं? सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। गौरव जी, जी। मैं क्यों नहीं मांगूंगा वोट? हाँ। जयंत चौधरी जी हमारे क्यों नहीं जाएंगे? हाँ। एक पार्टी चला रहे हैं जयंत चौधरी जी। अच्छा। और इस देश के अंदर एक सेकुलर राजनीति कर रहे हैं जयंत चौधरी जी। अच्छा। किसानों के मसाइल पर बोल रहे हैं, नौजवानों के मसाइल पर बोल रहे हैं, हाँ। महंगाई के मुद्दे पर बोल रहे हैं। हाँ। कौन नेता है आप बताइए जो इन सारी मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा हो? अच्छा, सपा नहीं लड़ रही इस क्या? तरीके की बातें कर रहे हैं। सपा नहीं लड़ रही क्या? समाजवादी क्या? पार्टी नहीं लड़ रही क्या? समाजवादी पार्टी आप ही नहीं, के लिए लड़ रहे समाजवादी पार्टी गठबंधन में। अच्छा। हम गठबंधन में मिलकर के लड़ रहे हैं दोनों लोग। अच्छा, स्वार में आप नहीं लड़ रहे थे बताइए क्या? कहाँ नहीं हम लोग खड़े हो रहे हैं? अच्छा। स्वार में हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता स्वार में भी लगे रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहां पे नहीं तो लगे रहे। खतौली वाला चमत्कार क्यों नहीं हुआ वहां पर? क्या जी? खतौली में जो चमत्कार किए थे मदन भैया को जिताकर, वो चमत्कार स्वार में क्यों नहीं कर पाए?
नहीं, इस बार में तो आप जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। अच्छा। वहां पर तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस चुनाव लड़ रही थी। अच्छा। वहां पर तो गलियों में बैरिकेडिंग लगा करके वोट ले लिया गया। अच्छा जहां जहां पर समाजवादी पार्टी का वोट था वहां पर आपने बैरिकेडिंग लगा दिया। अच्छा पुलिस का तांडव आपने वहां पर करा दिया। अच्छा, ठीक है। ये सब भी तो देखो आप ना, इस पूरे देश और प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है। मैं तो मैनपुरी भी देखा हूँ, रामपुर भी देखा हूँ, खतौली भी देखा हूँ, स्वार भी देखा हूँ, छानवे भी देखा हूँ, और निकाय चुनाव भी देखा हूँ, जी। और संघर्ष भी देखा हूँ। शायद आप भी सब कुछ देखे, और मैं भी सब कुछ देखा हूँ जी। 2024 भी देखिएगा जी, मैं तो बिल्कुल देखूंगा। मेरा काम हाँ, विपक्ष को भी, भारतीय जनता मेरा काम भारतीय विपक्ष को भी, जनता पार्टी का मेरा ये काम तो विपक्ष को सूत्र जगाना होने भी जा रहा है, और मेरा काम सत्ता पक्ष को जगाना भी है। हम खबरन भी से सबको जगाएंगे। ठीक है दिलीप जसवर्धन, दिलीप भाई आपकी क्या राय है इस तरह की बयानबाजी को लेकर? जी दिलीप भाई, दिलीप भाई जी, दिलीप भाई बोलिए जी। जी दिलीप भाई जी बोलिए। जी दिलीप भाई बोलिए, आपका बयान क्या है, आपकी क्या राय है पूरे मसले पर? जी जी दिलीप भाई बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही, बोलिए। ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रदीप कबारी कुछ बोल रहे थे आप? देखिए, मैं अभी कल मैंने सुना हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, जी उनकी बातों को सुना। उसके जी। बाद दोनों भाई मैं वॉल्यूम बढ़वा देगा, आवाज होती है। जी दो तीन बातों को अनुप जी की आवाज बढ़ा दीजिए। स्पष्ट करना चाहता हूँ। दो जी। तीन बातें जो जी। कह रहे थे जी। कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूर्व में आपने देखा होगा जी। कि कहते रहते हैं कई बयानों में जी। कि मुस्लिम लीग ने देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार है। अच्छा जिन्ना ने इस देश का बंटवारा कर दिया, जी। मुस्लिम लीग। जी उसी मुस्लिम लीग को जिसको जी। आरएसएस बताती थी, सिकंदर बख्त नाम का एक व्यक्ति था जी। जिसको आरएसएस कहती थी कि ये मुस्लिम लीग का पिट्ठू है। अच्छा उस मुस्लिम लीग के पिट्ठू को जी। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्थापक सदस्य के रूप में बताती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक सदस्य, जी और उसके बाद उसको 1984 में जी भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। अच्छा। और सबसे पहली जब सरकार बनती है एनडीए की, भारतीय जी। जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनती है 1996 में, जी। उसमें उनको मंत्री भी बना दिया जाता है। अच्छा तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र यहाँ पे आपको अच्छा। दिखाई देगा। अच्छा। दूसरी चीज, जब बंगाल की, जी। बंगाल में मुस्लिम, अब मैंने पहले भी जिक्र किया, बंगाल में जब मुस्लिम लीग की सरकार बनती जी। है उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री बन जाते हैं। अच्छा। तो इनका क्या है कि चरित्र सबके सामने आ जाता है। अच्छा। कि किस तरीके से आप जब जनता को गुमराह करना होगा तो आप बताएंगे कि जिन्ना ने देश का बंटवारा करा दिया, ये करा दिया। अरे बंटवारा करवा दिया, अगर आप उसको दोषी मानते हो, कह रहे थे कि आडवाणी जी ने तारीफ कर दी थी जिन्ना की, तो हमने ये कर दिया वो कर दिया, तो भाई आप उनको अपना हटा दीजिए उन लिस्ट से कि संस्थापक सदस्य नहीं थे। आडवाणी जो मजार पे भी गए थे। नहीं, मदार पे गए थे। सिकंदर बख्त को बता दें कि ये इनके संस्थापक सदस्य क्यों मानते हैं उनको। अच्छा। क्यों उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना नेता मानते हैं। अच्छा। जो मुस्लिम लीग की बंगाल की सरकार में मंत्री बन गए थे, तो उनको भी हटा देना चाहिए, उनको भी नेता अच्छा। नहीं मानना जी। चाहिए। और दूसरी चीज जी जो कह रहे थे कि अभी इन्होंने बड़ी बात कह दी कि गुरु नानक देव जी के बारे में, जी। कि वो जो विदेशों में गए, कई विदेश यात्राएं करी पैदल चल करके, वो सिर्फ अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, सिख धर्म का प्रचार कर रहे थे। तो शायद जानकारी के अभाव में ऐसी चीजें बोल गएंगे। अच्छा। वो सिख धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं गए। वो जहां भी गए तो उन्होंने जातिवाद को खत्म करने की बात करी। जी। उन्होंने कहा कि जब सभी मनुष्य समान हैं तो फिर भेदभाव क्यों, इस चीज को लेकर के गए। उन्होंने कई रूढ़िवादिताओं को खत्म करने की बात करी। जी। ऊंच नीच, जो अपर कास्ट लोअर कास्ट की बात होती, उन सब चीजों को लेकर के वो गए। जी। उन्होंने, चाहे वो कई किसी भी कंट्री में प्रेम फैलाने गए थे, तो उन्होंने एक सामाजिक सद्भाव की भावना को लेकर के यात्रा सत्ता के लिए तो नहीं गए थे, सामाजिक सद्भाव की यात्रा सत्ता के लिए तो यात्रा नहीं की थी। और बताएंगे आप उनको नहीं, अपमान करने के लिए बता देते कि सिख धर्म का प्रचार करने गए। आपके नेता कह रहे हैं, वो उनकी सिख धर्म मिसाल का क्यों दे रहे प्रचार हैं? करने नहीं गए थे। उनकी मिसाल क्यों दे रहे वो हैं? आपके जो राहुल जी ने यात्रा की, वो सिर्फ सत्ता पाने के लिए यात्रा की। अगर सत्ता पाने की यात्रा, उनकी यात्रा और उनकी यात्रा में फर्क है। देखिए बौखलाहट तो आपकी दिखाई दे रही है कि बौखलाहट में आप क्या बोल रहे हो। एक इतने बड़े संत को आप अपनी यात्रा से जोड़ रहे हो, आप इतने बड़े संत को
अपनी यात्रा को जोड़ रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही? आपके नेता को शर्म नहीं आ रही? इतने बड़े संत की यात्रा को आप राजनीतिक यात्रा से जोड़ रहे हो। अरे भैया प्रदीप जी, अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो शर्म कर लो। एक संत की यात्रा को, एक संत की यात्रा को आप अपनी यात्रा से जोड़ रहे हो। चलिए, हो गया। अरे हम बता तो रहा हूँ, अरे जवाब दीजिए इसका। जनता आपको सुन रही है, जनता आपको सुन रही है, आपके नेता का बयान सुन रही है। आप बताइए, अरे आप जवाब दीजिए, अरे आप जवाब दीजिए। मोदी सरकार, अरे तो आप सड़क पे आ जाओ, आप सड़क पे आ जाओ। कहाँ है प्रियंका? बुलाओ प्रियंका को, कहते आए सड़क पर, महंगाई को लेकर आए सड़क पर। क्यों बैठी एयर कंडीशन में? चले, हो गया, चले, हो गया। आए सड़क पर, चले, हो गया। महंगाई है तो आए हो गया, हो गया, हो सड़क गया। पर। आपको ठीक है, हो गया। आइए, थोड़ा दिलीप भाई को ले सड़क पर आइए। ठीक है, आइए सड़क पर, प्रदीप भाई हो गया। सड़क पर आइए। प्रदीप भाई समाप्त हो आपको गया। शर्म नहीं आती? एक संत की दिलीप भाई यात्रा को संपर्क जोड़ा अपनी जाए। राजनीतिक यात्रा से जोड़ रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? दिलीप भाई संपर्क जोड़ा आप जाए। अपमान कर रहे हैं, आप एक धर्मगुरु अपमान तो का। आपके द्वारा आप किया जा धर्म- रहा है। आप एक धर्मगुरु का अपमान कर रहे हैं। आप राहुल जी अपमान कर रहे हैं। अपनी राजनीतिक गंदी सोच, गंदी यात्रा को आप एक महापुरुष की यात्रा से जोड़ रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके आपको नेताओं, शर्म आनी उसके चाहिए। प्रवक्ताओं को और शर्म आनी चाहिए। और समाजवादी बैठ करके सुनिए, टीवी पे हो हल्ला और समाजवादी मचाते हैं। पार्टी के जो जा प्रवक्ता करके ने एक बार कहा, इस बेटी के लिए भी बोल दो, मैं उस पर जिसके मैं लिए कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री ये अपने बात घर की उनकी बेटी सही बताते थी। थे। मुझे दो किसी शब्द के उनके धर्म लिए की भी बोल दो। और बार-बार बोलिए। दो शब्द उनके लिए भी बार-बार बोल दो। बोलिए, खराब मत करिए। दो शब्द उनके लिए भी बोल सनातन दो धर्म भाई। से ही सारे पंथ निकले हैं, ये बात उन्होंने सही कही। अरे दो शब्द कि उनके जैन लिए हो, बोल दो। जैन वो है, बेटियां बौद्ध परेशान है, हैं। ये सब प्रधानमंत्री सनातन धर्म के से घर ही की निकले बेटी हैं। परेशान अरे है। आप बताओ, अरे कम से कम अरे आप आप बोल दो। सत्ता के लिए कम से परेशान कम हो, आप ही बोल आप दो। सत्ता के लिए कम से कम परेशान हो, बेटियों के आप बारे में सत्ता बोल के लिए दो। चलिए, परेशान ठीक है। हो, बेटियों के बारे सत्ता में के बोल लिए दो, आप परेशान हो, परेशान हैं। सत्ता के लिए परेशान हो। अपराधी घूम रहा अरे है। अपनी अच्छा। प्रियंका से कहते उतरे, प्रियंका को उतारो सड़क पे, उतारो सड़क पे महंगाई अरे के यार, लिए। आप बताओ ना। मर्यादा में रहिए, मर्यादा में कैसे रहिए। जवाब सड़कों पे देती है? उतरी हैं, अरे मर्यादा आओ में ना, रहिए। आपकी आप राष्ट्रीय आओ महासचिव सड़क है पे। भाई। आपकी जूते प्रियंका रखे कहाँ उनके है? मुंह पर। आपकी प्रियंका आपको कहाँ शर्म है? आनी चाहिए। बुलाइए, इस देश का बुलाइए गौरव महिला बढ़ाने को, वाली बेटियों के बुलाइए, ऊपर आप बूट जिसने पटवा नाराजगी देते हैं। लगाई, जी। लोग ये शर्म बेटी की उठा बात है। सकती हूँ। आइए, आपको शर्म आनी बुलाइए चाहिए उसको, कि इस बुलाइए देश का रोड गौरव पर, जो बेटियां थी, बुलाइए रोड आज पर। जो दर-दर एयर भटक रही हैं, कंडीशन और वाले एक नेताओं को अपराधी बाहर घूम फेंक रहा दिया। है। एयर शर्म आनी कंडीशन चाहिए। वाले ठीक है, नेताओं को जनता ठीक है, ने हो गया, हो बाहर गया, फेंक दिया। हो गया, हो शर्म गया। आनी चाहिए। दिलीप भाई जुड़ गए आप। जनता ने नकार दिया आपको। ब्रजभूषण कुछ शरण नहीं सिंह के 24 साथ में, भूल जनता जाइए, मोदी जी को भी भूल सबक जाओ सिखा 24 देगी। में। अरे मोदी यूपी जी में को भी कहीं सबक नहीं सिखा है मेरा देगी। भाई, देश में मोदी कहीं को भी नहीं सबक हो। सिखा कहीं देगी। चलो ठीक है, ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। यात्राओं से काम नहीं चलेगा। चलो ठीक है, हो गया, हो गया, हो गया। सबका विकास, सबका साथ, समाज सबका भाई, विकास, सबका साथ, सबका कहीं का नहीं विकास, रखेगा। सबका चलिए। साथ, सबका विकास, दिलीप भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हो गया। प्रदीप तिवारी जी, समाज भाई, हो गया, हो गया, हो गया। दिलीप स्पर्धर भाई, देखिए अनूप जी की बात मैं कहना चाहूंगा। अनूप जी की समर बात भाई, मैं एक जवाब दूंगा। भाई प्लीज जोड़ूंगा आपको। दिलीप भाई, पूरा मामला आपको पता है। गौरव जी, आप बात लेते हैं हमारी, उसके बाद बीच में कोई बात नहीं हो पाती। नहीं, मैं आपकी इस बात, तरीके से चिल्ली मैं आपकी बात, मैं आपकी बात लूंगा। मैं अरे दिलीप बात भाई, करने का पूरा मैं मौका दिलीप भाई का दीजिए मौका, ना। मैं दिलीप भाई का बयान ले लूं। दिलीप भाई, कैसे देखते हैं इस तरह के बयानों को, क्योंकि इस समय बयानों की राजनीति की जरूरत नहीं है, थोड़े मुद्दे की राजनीति में बेहतर रहेगा। आपकी क्या राय है दिलीप भाई? गौरव भाई मेरा फोन कट गया था, कृपया मुझे थोड़ा सा मामले का बैकअप। जी, मामला दिलीप भाई यहाँ पर यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों पर यहाँ राजनीति हो रही है, मोहन भागवत के बयानों पर राजनीति हो रही है, मेरा डिबेट का मुद्दा है, वो मुद्दा ये है कि बयानों की जरूरत क्या है। थोड़ा मुद्दे की राजनीति कर लें, जनता के मुद्दों की राजनीति हम लोग कर लें, उस पर संघर्ष कर लें, उस पर बयान दे दें। पर उस पर बयान अभी कोई नहीं देता है, और फिलहाल यहाँ पर बयान केवल राहुल गांधी के अमेरिका के बयान की चल रहा है, कैनबिस के बयान की चल रहा है, और मोहन भागवत के बयान पे चल रहा है। आपकी क्या राय है दिलीप भाई? गौरव भाई, बयानों की जरूरत तभी होती है जब काम नहीं होता है। अब अगर विपक्ष की बात करी जाए तो विपक्ष के पास तो कोई काम है नहीं। अच्छा, इसलिए वो बयानबाजी करेगा ही करेगा। अच्छा। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है, अगर आप वास्तविकता में देखेंगे जी, तो विपक्ष के पास ज्यादा काम होता है, जी, क्योंकि सत्ता तो सरकारी प्रबंधन में लग जाती है, जी, सरकारी क्रियान्वयन में लग जाती है, जी। लेकिन जनता की परेशानियों का असली आकलन अगर कोई कर सकता है तो कोई विपक्ष कर सकता है। बहुत बढ़िया बात कही। लेकिन विपक्ष उन आकलन पर मेहनत नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि कोई ऐसा बयान किया जाए जिससे जनता में हलचल मचे, जिससे कहीं ना कहीं मतलब किसी तरह का कोलैबोरेशन हो जाए, किसी तरह का पोलराइजेशन हो जाए, किसी तरह का बवाल मच जाए, क्योंकि बवाल मचेगा तो राजनीति में बवाल मचना एक अचीवमेंट माना जाता है। अच्छा, बिल्कुल। सत्ता की अगर बात करी जाए तो सत्ता काम करती है, लेकिन बयानबाजी ज्यादा करती है। जैसे अगर आप देखिए कि अभी सत्ता ने एक टिफिन पर चर्चा शुरू कर दी। जी, टिफिन क्या चर्चा करेंगे? विकास कार्यों की चर्चा करेंगे।
जी। अरे सिंपल सी बात है गौरव भाई कि अगर कोई विकास जनता से संबंधित हो रहा है दिखेगा तो उसको। क्या वो जनता को दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई दे, जरूरत ही नहीं है, चर्चा को जरूरत ही नहीं पड़ेगी जी। और ऐसा क्या विकास इसकी चर्चा करनी पड़े? बिल्कुल सही बात अगर है। मेरी सड़क में गड्ढे हैं और वो भर जाएंगे जी। तो क्या मुझे दिखाई नहीं देगा? बिल्कुल सही बात है। राजनेता, कोई सांसद मंत्री आके बताएगा, अभियान की जरूरत ही तब नहीं मुझे पड़ेगी, पता चलेगा। अभियान की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है। तो विकास अगर वास्तव में है जी। तो चर्चा की जरूरत नहीं है, सत्ता के लिए है। बिल्कुल। और विपक्ष के लिए जरूरी है कि वो काम करे। क्या बात। अगर आप आकलन भी करना चाहिए आपको कि जब आप बयानबाजियों में लगे हुए हैं और आप नीचे चले जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, केंद्र से नीचे चली जा रही है, एक या दो प्रदेशों में सरकार बनने का मतलब ये नहीं कि आपकी एक्सेप्टेबिलिटी पूरे स्तर, भारतीय स्तर पर बन गई। बहुत बढ़िया बात कही। आप अपना इतिहास भी देखें कि पिछले 70 सालों में आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी पूरे भारत में थी, और एक समय इस देश में ऐसा था जहां प्रदेश में, देश में हर कोने में सिर्फ कांग्रेस होती थी, और अब कुछ कोने में सिमट के रह गई है। तो कांग्रेस को सोचने की जरूरत है कि उसे बयान की जरूरत है या काम की जरूरत। बहुत बढ़िया बात कही। पदयात्रा आपने निकाली है, अच्छी बात थी, लेकिन अब आप विदेशों में जा करके अगर देश के खिलाफ बयान देंगे तो ये छवि आपकी ही खराब करेगा, क्योंकि घर आपका है। आप अपने घर की बुराई कर रहे हैं जा करके, तो आपकी बदनामी तो होगी कि डायरेक्टली हो जाए जी। और प्रदेश की अगर बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की स्पेशली बात करें तो समाजवादी पार्टी हर चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच पा रही। तो इन्हें भी ये सोचने की जरूरत है कि जब जनता इनको स्वीकार कर रही है तो वो कौन सी कमी रह जा रही है कि थोड़ी जनता और ज्यादा स्वीकार कर ले तो ये सत्ता के गलियारे तक पहुंच जाए। जनता अगर ऑल्टरनेट ढूंढती है तो ऑल्टरनेट के रूप में मजबूत व्यक्ति को ही ढूंढती है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है, लेकिन कुछ कमी तो रह गई है ना। जैसे दाल में अगर नमक ना पड़े, बहुत अच्छा खाना बना हो, स्वाद हो, लेकिन नमक ना पड़े तो पूरा स्वाद बेकार हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी वो नमक नहीं ढूंढ पा रही है जनता के स्वाद के लिए। ठीक है। और लगी हुई है मिर्चा मसाला डालने में। क्या बात। मिर्चा मसाला डालने से कुछ लोगों को, जिनका तीखा पसंद है, उनको तो मजा आता है जी, लेकिन सबको नहीं पसंद आता है। ठीक है। तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से जितना भी विपक्ष है उसको धरातल पे उतर के काम करने की जरूरत है, और पक्ष को, सत्ता को सरकारी स्तर पर काम करने की जरूरत है। और जनता को ये जरूरत है कि वो काम का आकलन करके राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिकता दे, ना कि चेहरे पे, ना कि बयानों पे, ना कि जाति पे, ना कि हिंदुत्व के एजेंडे पे, ना एमवाई फैक्टर पे, ना दलित की राजनीति पर, किसी राजनीति पर। बहुत बढ़िया बात। आप अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल डेवलपमेंट, चूंकि हम लॉ ड्रिवन सोसाइटी में रहते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट तभी संभव है आपका जब जाति से, रीजन से, क्षेत्र से, शहर से, जिले से हट करके देखेंगे। ठीक है। प्रदीप भाई जल्दी अपना स्टेटमेंट पूरा करिए, क्या बोल रहे थे आप? एक मिनट आपके पास। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी कह रहे थे, दिलीप जी कह रहे थे, दिलीप जी की बात कही, पहले मैं कह दूं कि कह रहे थे कि देश की बेइज्जती कर रहे हैं बाहर जाकर के। देश की कोई बेइज्जती नहीं हो रही है। अच्छा। पहले भी लोग गए हैं और मोदी जी ने जाकर के जब दक्षिण कोरिया के सियोल में कह दिया कि मुझे शर्म आती थी कि पता नहीं मैं कैसे, आदिवासी लोगों को लेकर के कहा कि पता नहीं कैसे देश में मेरा जन्म हो गया। वो भी करें तो आप भी करेंगे क्या? नहीं, मैं शर्म की बात तो ये है, शर्म की बात तो ये है कि जब मोदी जी ऐसी बात करते हैं, शर्म की बात ये नहीं है कि अगर हम बताने लगते, वहां पे बताते हैं कि आज की डेट में हम देश की स्थिति को अगर बता रहे हैं कि वहां पे किसी के साथ में इस तरीके का अगर व्यवहार किया जा रहा है, उसको हम वहां पे बात को रख रहे हैं, तो उसमें देश का अपमान नहीं हो रहा है। अच्छा। अगर हमारा लोकतंत्र है, ये हमें देता है, ये इजाजत देता है कि अगर कि हम अपने जो अगर कोई दिक्कत है तो उस चीज को कहीं भी उजागर कर सकते हैं, कहीं भी, इससे देश का कोई अपमान नहीं हो जाता है। ये आपकी सोच होगी। लोकतंत्र इस देश में लागू है, विदेशों में लागू क्या बात है? तो वहाँ पे नहीं, देश में लागू है, वहाँ पे स्पीच आपको भारत के लिए है, वहाँ पे बैन है, भारतीय वहाँ पे बैन है, ले रहे हैं, वहाँ पे बैन है। भारतीय संविधान की परिधि भारत की अरे यहाँ का लोकतंत्र, नहीं यहाँ का लोकतंत्र दिलीप जी संसद में बोलने की इजाजत भी देता है। वहाँ पे माइक बंद हो जाते हैं, उस पर भी बताया करिए। नहीं, उस पर माइक बंद कर दिए जाते हैं, माइक बंद कर दिए जाते हैं, उस पर भी आवाज उठानी चाहिए आपको। बताइए, मैं बता रहा हूँ ना, जब वहाँ माइक बंद होते हैं तो उसमें दिलीप यशवर्धन जी को सबसे आकर के आवाज उठानी चाहिए। दिलीप यशवर्धन जी को जब संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं कि कहीं वो जो 20,000 करोड़ रुपए सेल कंपनियों के आए हुए हैं, सेल कंपनियों के अडानी कंपनी में लगे हुए हैं, उसकी बात उजागर ना हो जाए तो दिलीप यशवर्धन जी को उस पर भी उठानी चाहिए बात। किस तरीके से आप संसद में माइक बंद कर देते हैं कि कहीं जनता को यह ना पता चल जाए कि वो 20,000 करोड़ 35-70 किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं, संसद के माइक की जरूरत क्या है भाई? इतनी बड़ी यात्रा करके आए हैं,
जनता से मिले हैं, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, उनको संसद की जरूरत क्या है? बिल्कुल सपोर्ट है, बिल्कुल अब तो सपोर्ट संसद भी चली गई है, बिल्कुल अब तो रोड पर संघर्ष करना है। नहीं देखिए, रोड पर संघर्ष नहीं करना है। अच्छा। सत्ता से गौरव जी, जो देखिए, सत्ता हमेशा किसी की नहीं रहती है, एक बात इनको सत्ता और कह- पलटती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। आपका समय हो गया, ठीक है, बोलिए दिलीप भाई, क्या बोल रहे थे, जल्दी बोलिए। मैं इनसे एक बात और कहती हूँ, वास्तविकता है, अगर ये समझेंगे, जी पार्टी का चश्मा हटा करके सुनेंगे मेरी बात को, जी कि संसद में माइक बंद हो गया, इस पर मैंने बहुत कहा था, उसको छोड़ दीजिए। जी, संसद के माइक से सिर्फ सांसद सुनेंगे जो वहां 545 बैठे, क्या बात है, और कोई नहीं सुनेगा। जी। लेकिन अगर आप पब्लिक में माइक लगा के चिल्लाएंगे, हाँ। तो पूरा भारत सुनेगा। बहुत बढ़िया पूरा बात है। संसद का माइक पूरा भारत बंद हुआ है। सुनना, जी। उसके लिए 3000 किलोमीटर की चलिए। यात्रा करी है राहुल गांधी जी ने, जी। उसी के लिए राहुल गांधी जी ने अच्छी यात्रा बात है। करी की, अच्छी बात है। उसी के लिए करी है, तो और लगातार कर रहे हैं, चले ठीक है, लगातार कर चले रहे हैं, ठीक है, उसका ठीक है, परिणाम भी ठीक है, दिखाई ठीक है, देगा ठीक है, ठीक है। आपको। अनूप ठंडा बोलेगा, अनु भाई कुछ बोलिए, फिर सवाल भाई को लेता हूँ। जी अनु भाई, आपकी बात पर सफार हुसैन कुछ बोल रहे थे। जी, मैं ये क्या कह बोल रहे थे? सवाल पे क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जी। कि आपने बात सही कही कि मुझे धर्म की जानकारी नहीं है। जो सनातन धर्म है, हाँ। जो सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ये सनातन धर्म से ये पंथ निकले हुए हैं। जी। ये आपकी बात मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, बोलिए अनु भाई। जी मैं बहुत ध्यान से बात सुनने की कोशिश कर रहा था। जी दिलीप जी ने कुछ बातें कही, जी लेकिन विचारों की चाशनी में लपेट करके उन्होंने भी कहीं न कहीं सत्ता के पापों को ढकने का काम किया। अच्छा, आप मुझे बताइए, अरे विश्लेषक है भाई, वो क्यों ढकेंगे किसी को? जी गौरव भाई, जी गौरव भाई, जी मुझे एक बात बताइए। जी हमारे नेता डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि सरकारें अपने काम से बोला करती हैं, जी बिल्कुल बोला करती हैं। और लोकतंत्र की हमेशा ये परंपरा रही है कि विपक्ष सरकार की गलतियों को उठाने का काम करता है, सरकार पर आक्रामक रहता है, जी सरकार अपने द्वारा किए गए कामों के भार लेकर के अपना बचाव करने का काम करती है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी पहली ऐसी सरकार है जी, कि जो विपक्ष के ऊपर हमला करती है। लीजिए। आप मुझे बताइए कि अगर देश में जीडीपी की जो स्थिति है, जी जो बेकारी की स्थिति है, जो घटती विकास दर है, क्या ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति इनसे छुपी हुई है? राहुल गांधी के कह देने मात्र से देश का अपमान हो गया। जी और एक बात मैं देखिए, कहना चाहता हूं, बिल्कुल अपमान हुआ, बिल्कुल अपमान हुआ। अपनी राजनीतिक गंदी यात्रा को, राजनीतिक यात्रा को आप एक महापुरुष की यात्रा से जोड़ रहे हैं। ये सिख धर्म का अपमान है, ये सिख धर्म के गुरु का अपमान किया है। राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी, राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को, एक सियासी यात्रा को, एक सत्ता के लिए अपनी यात्रा को खराब मत करिए। संत की यात्रा से जोड़ा। ये बड़े शर्म की बात है, ये बड़े शर्म की बात है। राहुल गांधी को इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी, इस देश से माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी गंदी यात्रा को, सत्ता की लालच में जो यात्रा उन्होंने की, उस यात्रा को उन्होंने संत की यात्रा से जोड़ा। ये बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। राहुल जी को माफी मांगनी, ठीक है, चलो ठीक है। सिख धर्म का अपमान किया, उन्होंने अपमान किया, उन्होंने अन्याय किया। चले हो गया, 3000 यात्रा को बारी बारी बोलिए। दंगल मत बनाइए डिबेट को, डिबेट को दंगल मत बनाइए, डिबेट को दंगल मत बनाइए। ये प्राइम डिबेट है भाई, खराब मत करिए, खराब मत करिए। कमल भाई क्या आवाज भी करिए, जी भी करिए। पढ़ जाए भाई, पढ़ जाए। सवाल हो गया, सवाल हो गया। सवाल भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं डिबेट करा लूंगा। अगर आप लोग डिबेट करा लूंगा। समर आवाज धीरे रखिए, समर प्लीज, समर अपनी आवाज धीरे रखिए, मैं आपको मौका दूंगा प्लीज। अनूप साना जी की बात आ रही है, समर प्रदीप भाई प्लीज, प्रदीप भाई प्लीज। हो गया, चलिए हो गया, चलिए। सवाल भाई हो गया, मैं डिबेट बंद कर दूंगा, मैं डिबेट बंद कर दूंगा। समय कम बचा है, प्लीज। अभी तो प्रधानमंत्री जी की हो गया।
गया। बाकी है, अभी तो सुन लीजिए। सपाल भाई, प्रदीप भाई, हो गया। मैं डिबेट करा दूंगा, बाकी मेहमान भी है, प्लीज बंद करिए, दंगल मत करिए, डिबेट दंगल मत करिए। अनु भाई बोलेंगे, ठीक है। प्रदीप भाई, हो गया। नहीं गौरव जी, प्रधानमंत्री जी को इस देश के गौरव की जो बेटियां हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। चले, ठीक है। कि वो उनको न्याय नहीं दिला चले। पा रहे। एक अपराधी गंदी यात्रा को आपने अपनी गंदी यात्रा को संत की यात्रा से जोड़ा, ये बड़े शर्म की बात है। आपको माफी मांगनी पड़ेगी। चले, हो गया। कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी पड़ेगी। भैया आप सुनिए, आप लोग बारी बोलेंगे तो बात आएगी, कोई बात नहीं आ रही आप लोगों की। कांग्रेस को कटोरा लेकर आवाज नहीं कर दी। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आपने आवाज बनने की, मैं डिबेट करा दूंगा। माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। चलो, हो गया। नारे मत लगाइए, नारे मत लगाइए आप लोग, प्लीज। हो गया, खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए, राहुल गांधी को हो गया, जबरदस्त हो गया। प्रदीप भाई, कांग्रेस के प्रवक्ता कान खोल के सुन ले, राहुल गांधी को इस देश को माफ नहीं चले, हो गया। इस गंदी यात्रा को, सपाल भाई, गंदी यात्रा को, सपाल भाई, यात्रा से जोड़ा, बड़े शर्म की बात है। राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। चलो, हो गया। सपाल से मैं डिबेट करा दूंगा। हो गया। ये मंच नहीं है, ये डिबेट है। शर्म की बात है कि गंदी यात्रा, गंदी सोच की यात्रा, सत्ता के लिए जो यात्रा की, अपने संत की यात्रा से जोड़ा। अगर अगली बार कौन किया? एक संत का नहीं मिल रहा है। प्रदीप तिवारी सबर से मैं डिबेट करा दूंगा, ठीक है। हो गया। मैं आगे से कोई सवाल नहीं लूंगा। हो गया, बंद करिए, ये तो गड़बड़ बनाइए आप, ये प्राइम डिबेट है, प्लीज बंद करिए अपना। प्रदीप भाई, सबर सर, बंद करिए, हो गया। अनुप झंडा बोलेंगे, हो गया। सपाल भाई, अगर आपने बोला मैं डिबेट करा दूंगा, प्लीज बंद करिए, दंगल मत करिए। अनुप झंडा बोलेंगे, अनु भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर आनंद को लेता हूँ, ठीक है। प्रदीप भाई, हो गया। प्रधानमंत्री जी को प्रदीप भाई, सपाल भाई हो गया। सपाल प्लीज, अनुप भाई बोलिए। मैं ये कह रहा था जी, कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष हमेशा मर्यादित और विनम्र रहता। एक संत का अपमान होगा, मर्यादा अगर आप मुझे संत का अपमान होगा। सपाल भाई, मर्यादा की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग ऐसा करेंगे मैं डिबेट करा दूंगा। हो गया। सपाल भाई प्लीज, प्रदीप भाई प्लीज, चले, हो गया। प्रदीप भाई हो गया, चले। अनुप सर बोलेगा, सबका वाट डाउन करिए, चले, हो गया। सबका आवाज डाउन करिए, चलिए। अनु भैया बोलिए, सबकी आवाज डाउन है, बोलिए जी। मैंने तो आवाज नहीं जा रही है, डिबेट में आवाज नहीं जा रही है, डिबेट में आवाज नहीं जा रही है। भाजपा के मित्र तो अपनी सच्चाई खुद ही उजागर करने लगे जी। इनको इतना भी नहीं बर्दाश्त हो पा रहा है जी। देश अपमानित कब हुआ था? सब आपकी आवाज नहीं जा रही है। चुनौती दे करके कह रहा हूँ जी कि दुनिया के इतिहास में एक उदाहरण बता दीजिए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी के अलावा, जब किसी देश के राष्ट्र प्रमुख ने दूसरे देश के आम चुनाव के दौरान जा करके जी वहां के किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया हो। लीजिए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका जा करके जी हेलो ट्रंप कार्यक्रम को संबोधित किया था जी, और मंच पे खड़े होकर के नारा लगवाया था जी कि अब की बार ट्रंप सरकार। लीजिए, तब इनका सर न झुका हो लेकिन मेरा सर शर्म से झुका था। लीजिए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बड़ी बात बोली, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव का समर्थक बन करके गया है। जी ये भाजपा के लोग क्या बोलेंगे? लीजिए, जिनका मुंह खुद काला है, लीजिए, इनके पास बोलने का क्या अधिकार है? इन्होंने इस देश के राजनीति की, लोकतंत्र की शानदार परंपराओं को जी कलंकित करने का काम चले, किया। ठीक है, चले। भारत के प्रधानमंत्री ने पिछले साल एक बयान दिया जी
जिसमें कहा कि भारत पूरे दुनिया को गेहूं खिलाने में सक्षम है जी, आपको याद होगा जी, और अगले महीने गेहूं का निर्यात बंद हो गया। जी, देश के प्रधानमंत्री की जुबान है जी, या कोई सड़क के ऊपर चल। तमाशा दिखाने वाला मदारी बोलता है? लीजिए ये भाजपा के लोग बयानों की बात करेंगे, जी, जिनके प्रधानमंत्री से लेकर के ये प्रवक्ता तक, जी, ये बताइए आपके डिबेट में नारा लगा रहे हैं। जी, ये सार्वजनिक मंचों को, जी, जनता के बीच के मंचों को जी, अपनी सांप्रदायिक जहर खुरानी के लिए इस्तेमाल करने वाले लोग जी, ये इस देश में देशभक्ति की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग। जी, और एक बात बता दूं, मुस्लिम लीग की बात हो रही थी जी, और भाजपा के मित्र उठा करके देख ले, जी, इनके संघ परिवार के आदर्श से दामोदर विनायक सावरकर जी, मार्च अप्रैल 1940 में मुस्लिम लीग का एक अधिवेशन हुआ था, जी, जिसमें उसने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव पास किया था लीजिए, कि अलग राष्ट्र मुस्लिमों को मिलना चाहिए। और सावरकर जी ने बयान जारी करके मुस्लिम लीग के उस प्रस्ताव का स्वागत किया था। जी, भारत के बंटवारे के सबसे बड़े अगर दोषी हैं तो ये संघ परिवार और हिंदूवाद की आड़ लेकर के इस देश को ठगने वाले संघ की विचारधारा, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है, इस ठीक है, देश ठीक है, हो के गया, ठीक है, अनेकता में एकता के चरित्र ठीक है, आर एम मेमूर के बोलेंगे, हैं ठीक है, लोग। ठीक है, जी अनु भाई, आर एम मेमूर बोलेंगे, समय कम है, आर भाई बोलिए, अरे जी, गौरव भाई, जी, जब अगर बीच बीच में अगर कोई समय मांगा जा रहा है कोई सवाल पूछने के लिए, जी, तो समय थोड़ा सा दे दिया ये। या समय आपको दे रहा हूँ, जी मेरा बोलिए, कहना ये है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जी, एक सवाल आप उनसे मेरा ये पूछ लीजिए जी, कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा गलत थी, जी, सत्ता के लिए थी, इनके लिए थी। हाँ। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट चाहता हूँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी मोदी के साथ एक यात्रा निकाल दे, हिंदुस्तान के अंदर भाईचारा यात्रा निकाल दे। जी, जी, कि हिंदू मुसलमान जो इन लोगों ने नारा बांट रखा है, जी, ये आपस में मिल करके एकजुट होकर के इस देश के अंदर रह लें। ये यात्रा कब तक निकालेंगे? जी। देश को ये लोग ऐसी यात्रा दे पाएंगे, जी। देश का संदेश ये लोग दे पाएंगे? जी। ये सिर्फ मैं इनके लिए सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जी, भारतीय जनता पार्टी के, आप कब तक मजहबी नशा बांटिएगा, जी, आप कब तक उन्मादी हवा बांटिएगा, जी, ये मस्जिद ये मंदिर शिवालों के झगड़े वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया बात कह भाई, यहाँ पर सवाल से कुछ बोलेंगे आपकी बात पर, हिंदुस्तान को एक सूत्र में पिरो करके इन्हें रखना चाहिए। जी, प्रदीप भाई को लेता हूँ, जी, एक एक मिनट है सबके लिए, ठीक है, मोहन भागवत जी का नहीं है जी, यहाँ पर जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई रह रहे हैं, सब देश, सबका देश है, भारत सबका देश है। बिल्कुल। ये अरे बताइए भाई सवाल से कुछ बोल रहा है आपकी बात पर, जी, सवाल ले लीजिए आरिफ भाई, आपके, क्या आप ये बताना चाहेंगे कि आपके राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है? आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं ये- शफात हुसैन बोल रहा हूँ। आपके राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है? अरे कौन सी बात है भाई? पार्टी के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सफाद भाई आप जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है। अरे आपकी पार्टी का संगठन है नहीं, इस पार्टी खत्म हो गई है, आप प्रदेश और देश की चिंता करने बैठे हैं। लीजिए। पहले अपनी पार्टी तो बचा लीजिए, तब जी। देश और प्रदेश की चिंता करिएगा। जी, और मैं बता रहा हूँ, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष का नाम बता दीजिए। गौरव भाई, अरे आरिफ साहब, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष का वो बता दीजिए। जवाब ले ले। आपने डॉक्टर मसूद को पार्टी से क्यों निकाला? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बोलिए, आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, बताइए। जी, आप जवाब दीजिए, शांत रहिएगा, बोलिएगा ना। हाँ बोलिए, बोलिए, बोलेंगे बोलिए, नहीं। बोलिए, भाई अपनी सोच बदल डालो। जी, आप पढ़े लिखे अगर हो तो सोच बदल डालो, ये जाहिलियत का जवाब मत दीजिए। अरे बताइए ना, हम जाहिलियत का हो कैसा भी जनता सुनना चाह रही है। आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है? लिखे लोगों का सवाल ये है, आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है? आपको राजनीति नहीं पता। आपकी पार्टी खत्म हो गई, बना दिया ABC आपकी पार्टी खत्म हो गई, आप देश और प्रदेश की चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी तो बचा नहीं पाए आप। यहाँ पर चले, हो गया। आप अपनी पार्टी नहीं हो गया, बचा हो गया, पाए। हो गया, दोनों गाड़ी में करिए, ठीक है, ये आपकी कांग्रेस और भाई, आपके कार्यकर्ताओं के जी, लिए बड़ा शर्म की बात है। प्रदीप भाई बोलेंगे, प्रदीप भाई बोलिए, आखिरी कमेंट, जी, गौरव जी, ये देखिए जिस तरीके से जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र और चेहरा है वो खबर सबके मैं आके सामने लूंगा आपको उजागर है। तो। अभी हम रोक यही लेंगे। सरकार है, जब 2014 में नहीं थी तो मोदी जी बोला करते थे जी। कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। बिल्कुल। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे भी सुने होंगे, जिसका 90% से ज्यादा बजट प्रचार पे खत्म हो जाता है। जी। आज
जिसको प्रधानमंत्री जी अपने घर की बेटी बोल रहे थे जी आज वही बेटी सड़कों पे है। कैसे सड़कों पे घसीटी गई वो बेटी, प्रधानमंत्री जी ने नहीं देखा? प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आई कि एक अपराधी जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी उसके ऊपर धाराएं दर्ज हैं, उस अपराधी को आप संसद में अपनी बगल में बैठाने का काम करते हो? आपको शर्म नहीं आई? आपको शर्म आनी चाहिए और इस देश की बेटियों से माफी मांगनी चाहिए। इस देश का गौरव है वो बेटियां, उनसे माफी मांगनी चाहिए कि आप उस बाहुबली के सामने नतमस्तक हो गए और उसके ऊपर कार्रवाई करने में ये केंद्र की सरकार जो दिल्ली पुलिस है जिसके अंतर्गत आती है वो सक्षम नहीं रह गई। मुझे भी बड़ा खेद है कि इस देश का प्रधानमंत्री, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है और उस देश के प्रधानमंत्री आज की डेट में इतना सक्षम नहीं रह गया कि एक बाहुबली के खिलाफ, अपनी बेटी के ऊपर इस तरीके के जघन्य हुए अपराधों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ठीक है सफरजन, आखिरी मिनट 30 सेकंड बोलिए, जल्दी बोलिए। ये कहना चाहूंगा, जैसा कि हमारे भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री जी को ट्रंप ने बुलाया, ये भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को अपने चुनाव प्रचार के लिए बुला रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ, भारत के लिए गर्व की बात है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता को नहीं जाना चाहिए लोगों के बीच में, ये भारतीय जनता पार्टी है जो भी विकास कार्य करती है उसका मूल्यांकन करती है। दिलीप भाई ने क्या गलत किया? दिलीप भाई देखिए, मेरी बात खत्म हो जानी है। वो अपना मूल्यांकन करती है। ये वो सरकार नहीं है कि 10 रुपया भेजती है और 1 रुपया पहुंचता है। हम 10 भेजते हैं तो 10 ही पहुंचता है, इसका हम मूल्यांकन पहुंच रहा है, दिखाने जरूरत क्या है? अरे पहुंच रहा है, दिखाने जरूरत क्या है? इसीलिए चले हो गया सुनिए, अब तक मत बताइए, समय हो गया मेरा, मैं डिबेट करा दूंगा। और दूसरी बात, अब तक मत कराइए। दूसरी बात 30 सेकंड पे क्या बताइए? दूसरी बात, जल्दी बोलिए। प्रदीप जी दूसरी बात, प्रदीप जी दूसरी बात हो गया भाई, हो गया, दूसरी बात समय हो गया। सुन लीजिए। और दूसरी बात जो हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा कि ये देश मुसलमानों के लिए सुरक्षित है। आप देखिए कि सीरिया मुस्लिम देश क्या हाल है, सुन लीजिए। अरे बात तो सुनिए ना, आप बात तो सुन लीजिए। चले हो गया, पाकिस्तान फिर कभी रखेंगे। पाकिस्तान सफल भाई हो क्या हाल है, गया, मेरा डिबेट ओवर, ठीक है। दिलीप भाई हो गया, प्रदीप भाई, सफल भाई हो गया। दिलीप भाई मुसलमान है, 2% ऐसे मुसलमान है जिसके लिए 80% मुसलमान, 98% मुसलमानों का सर जो है वो शर्म से, चलिए हो गया, प्रदीप भाई हो गया। दिलीप भाई आखिरी स्टेटमेंट आपका 1 मिनट का जी। आज आपके बयान से कुछ संतुष्ट है, कुछ असंतुष्ट है जी, बोलिए। देखिए गौरव भाई, ऐसा है कि ये जो चर्चा के सब्जेक्ट हैं, ये चर्चा के सब्जेक्ट राजनीति का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल है और ये हमेशा बने रहे जी। और राजनीति चलती थी दूसरे तरीके से जी। समाज को जिस तरीके, जैसे हर व्यक्ति ये कहता है कि हम संविधान के हिसाब से समाज को चलाएंगे जी, तो संविधान के सामाजिक प्रिंसिपल्स क्या है तो ना कोई पढ़ता है, ना कोई पढ़ता है। संविधान का बहुत अच्छी बात है जी, चाहे वो सत्ता में बैठा हो चाहे विपक्ष में बैठा जी। तो समझने की जरूरत ये है कि यही करते 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 हम 70, 75, 80 साल के होने जा रहे हैं जी। और अभी भी हम उन्हीं मुद्दों पे लड़ते हैं। अभी भी हम ये कहते हैं कि बेरोजगारी है जी। अभी भी हम कहते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, जबकि इन सारे बातों का के सशक्तिकरण का दम हर पार्टी भरती है। जैसे अभी जो दिल्ली की घटना हो रही है, जो हमारी पहलवान महिलाएं वहां बैठी हुई है जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, आज देश किस तरीके से उनकी बेइज्जती कर रहा है, इस बात पर क्या टिफिन पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये भी तो टिफिन पे चर्चा का बड़ा, ये टिफिन पे नहीं, ये तो बड़े बड़े कैसरोल पे चर्चा का विषय है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं करेगा। ये चीजें जो लाभ राजनीति में व्यक्ति चाहते हैं, राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं, वो लाभ उनको किसी रास्ते से मिले, उनका उद्देश्य वो लाभ कमाना होता है, चाहे गलत को सही कह के हो, चाहे सही को गलत कह। बहुत अच्छी बात, ठीक है। चलिए बढ़िया, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर डिबेट लंबी भी हो गई कुछ समय बाद, और यहाँ पर जो चर्चा थी वो मुद्दे तक नहीं पहुंच पाई, पर यहाँ पर नारे जरूर लग गए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जैसे हम देखते हैं कि बाहर मंचों से होता है, विदेशों में होता है, देश में होता है, तो वही आरोप प्रत्यारोप का दौर हमारी डिबेट में भी हुआ। नारे भी लगे और एक दूसरे पे जमकर कटाक्ष भी हुए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कटाक्षों की भी अगर एक भी बात मुद्दों की हो जाती तो शायद मेरी डिबेट भी सार्थक हो जाती। यह चर्चाएं हुई, यहाँ पे आरोप लगाए गए, सबने यहाँ अपनी अपनी बातें कही और सबने सामने वाले को आईना दिखाया। पर दिलीप भाई ने बहुत अच्छी बात इस चर्चा के दौरान कही कि अगर आपने बेहतर काम किया है तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है, ना बयानों की ना चर्चाओं की। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बयानों की राजनीति के अलग, अगर कुछ मुद्दों की राजनीति हो जाएगी तो शायद जो विश्वगुरु बनने का सपना भारत देख रहा है वो सपना भी पूरा होगा और शायद हम विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में नंबर 1 पर ही पहुंच पाएंगे। तो रणनीति बनाइए जनता के लिए, जनता की सुविधाओं के लिए और अपने देश को विश्वगुरु बनाने के लिए। रणनीति राजनीति के लिए बनाइए, पर राजनीति बयानों की मत रखिए, कि जब जब बयानों की राजनीति होती है, जब जब धर्म की राजनीति होती है, धर्म विवादों की राजनीति होती है, तो हमारे देश ने केवल दंश झेला है उन समस्याओं का, और वो सबको पता है
कि हमारे देश ने क्या क्या झेला है। ये आज़ादी बड़ी मेहनत और बड़े संघर्ष के बाद पाई है। आज़ादी की यहाँ पर कल्पना करके देखिए कितनों ने अपने प्राण गंवाए हैं। उस आज़ादी का सम्मान करिए, संघर्ष करिए धरातल पर, ना कि सोशल मीडिया पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देश में एक ही बात कही जाती है, चलते रहिए और चलते रहिए। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।